इटली के छोटे से गांव का एक लड़का जिसके हाथों में ग्रीस, जेब में काली सपने और आंखों में एक ऐसी आग जो कभी बुझी ही नहीं, जिसको कारों का शौक जरूर था लेकिन खुद ट्रैक्टर बनाता था। और फिर एक दिन जब इटली के सबसे बड़े कार मेकर ने बोला ट्रैक्टर चलाना तेरी औकात है, फरारी तेरे बस की बात नहीं, बस इसी एक लाइन ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसने फरारी की रातों की नींद उड़ा दी। लेकिन यहाँ जो सच है वो और भी गहरा है, क्योंकि उस एम्पायर को कभी भी नहीं पता था कि एक दिन वो आदमी खुद पीछे हट जाएगा। जी हाँ, जिस लंबोर्गिनी को आप बहुत बड़ा समझते हो, असल में 3 बार डूबने के कगार पर थी और फिर 1998 में एक जर्मन कंपनी ने इसे खरीदा और आज वो कंपनी 3 बिलियन यूरो से ऊपर का रेवेन्यू बना रही है, वो भी केवल 10,000 कारें बेचकर, और प्रॉफिट मार्जिन 27%, जो कि टोयोटा से भी 3 गुना है। अमेजन, गूगल, टाटा, इन सबको हजारों प्रोडक्ट्स चाहिए, जबकि लंबोर्गिनी को केवल एक चीज चाहिए, एक्सक्लूसिविटी का वो झूठ जो सच से ज्यादा पावरफुल होता है। ये सिर्फ एक कार कंपनी की कहानी नहीं, ये ईगो, ऑब्सेशन, कोलैप्स और कमबैक की कहानी है। 28 अप्रैल 1916 इटली के अंगूर के खेत में एक बच्चा पैदा हुआ, फेरुशियो लंबोर्गिनी। माँ बाप किसान थे, जिंदगी एकदम सिंपल थी, लेकिन फेरुशियो का दिमाग इंजन में अटका था। जहाँ बाकी बच्चे जब मिट्टी में खेलते थे, वो पुराने इंजन के पार्ट्स खोल रहा होता था। मतलब मशीन, इंजन, मैकेनिक्स, बस यही उसकी दुनिया थी। फिर 1939 में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर 2 ने सब बदल दिया। फेरुशियो को इटालियन एयरफोर्स में मैकेनिक के तौर पर रोड्स आइलैंड भेज दिया गया, जहाँ 1943 में ब्रिटिश फोर्सेज ने उन्हें पकड़कर वॉर प्रिजनर बना दिया। और एग्जैक्टली यहीं से वो चैप्टर शुरू हुआ जिसने एक आम आदमी को केवल मैकेनिक नहीं बल्कि एक प्रिसाइज्ड मैकेनिक बना दिया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें जेल में नहीं डाला, क्योंकि उन्हें मैकेनिक्स चाहिए थे, वो भी जीरो स्पेयर पार्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। और यही वो स्कूल था जिसने फेरुशियो को कचरे से सोना बनाना सिखाया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इटली पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन जहां लोग नुकसान देख रहे थे, फेरुशियो ने अपॉर्चुनिटी देखी जो शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं। उसने मिलिट्री के पुराने ट्रक्स के इंजन उठाए, उन्हें मॉडिफाई किया और बनाया अपना पहला ट्रैक्टर, कैरियोका। 1952 में किस्मत ने एक और मौका दिया, जब इटली की गवर्नमेंट ने किसानों को सस्ते लोन सिर्फ इसलिए दिए कि वो इटालियन मेड मशीनरी खरीद सके, और बूम, लंबोर्गिनी ट्रेटोरी रातों रात इटली का टॉप ब्रांड बन गया। और ये वो मूवमेंट था जब फेरुशियो का बिजनेस ब्लास्ट करने लगा। लेकिन फेरुशियो यही नहीं रुका, अब उसने एयर कंडीशनिंग और हीटिंग यूनिट्स का बिजनेस भी स्टार्ट किया। फेरुशियो अब इतना अमीर हो चुका था कि लग्जरी का शौक पूरा करने के लिए कार कलेक्शन बनाई, जिसमें शामिल थी मासेराती और एस्टन मार्टिन से लेके उसकी सबसे पसंदीदा कार फरारी 250 GT, जो कि उस जमाने की ड्रीम कार हुआ करती थी। और बस यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्लच का बार बार फेल होना। अब क्योंकि फेरुशियो एक बेहतरीन मैकेनिक था, उसने खुद चेक करने का फैसला किया और अंदर जो मिला उसके होश उड़ गए। उस 1 लाख की कार में एग्जैक्टली वही कमर्शियल ग्रेड का सस्ता क्लच लगा था जो ट्रैक्टर में वो यूज करते थे। फेरुशियो सीधा गया एंजो फरारी के पास, जहां काफी देर वेट करवाने के बाद ये जवाब मिला, लंबोर्गिनी तुम ट्रैक्टर चलाते हो, फरारी चलाना तुम्हारे काम की चीज नहीं। अब ये लाइन याद रखना, ट्रैक्टर चलाते हो। सोचो, एक सेल्फ मेड बिलियनियर को उसके पैशन के लिए इंसल्ट किया गया। और बस उसी दिन फेरुशियो ने यह फैसला किया कि अब मैं दिखाऊंगा सुपर कार किसे कहते हैं। और इसी बेइज्जती ने जन्म दिया लंबोर्गिनी को। और मजे की बात यह कि लंबोर्गिनी को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद फरारी के ही एक्स इंजीनियर्स थे। जियोटो बिजारिनी, फरारी का चीफ इंजीनियर डिजाइनर, ज्ञान पाउलो जिसने चेसिस बनाई, और बॉडी को डिजाइन दिया फ्रैंको स्कैग्लियोन ने। वो फैक्ट्री जो फरारी से महज 28 किलोमीटर की दूरी पे थी, साल 1966 में अपनी पहली कार बनाती है जिसे नाम दिया मियूरा, जो दुनिया की पहली मिड इंजन सुपर कार थी। और देखते ही देखते कुछ समय के बाद 1974 में काउंटैक लॉन्च की, जिसने सीजर डोर का वो ट्रेंड शुरू किया जो आज तक लंबोर्गिनी की पहचान है। और इसी कार ने लिटरली सुपर कार पोस्टर का कंसेप्ट इन्वेंट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1973 में जब ग्लोबली ऑयल क्राइसिस आया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया था कि कोई सुपर कार खरीदना नहीं चाहता था। साथ ही फेरुशियो के ट्रैक्टर बिजनेस तक में ऑर्डर कैंसिल होने लगे। और बस यही वो समय था जब फेरुशियो इतनी बुरी तरह टूट चुका था कि 1974 में वो इंसान जिसने एक बेइज्जती के चलते दुनिया के सामने कितना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया जो आज तक जवां दिलों की धड़कन है, उसे बेचकर वापस वहीं चला गया अंगूर की खेती करने, जहां से कभी ये सफर शुरू हुआ था। और अगले 25 साल तक ये ब्रांड किसी फुटबॉल की गेंद की तरह एक ओनर से दूसरे ओनर के पास जाता
बढ़ता रहा। फाइनली 1998 यहां से शुरू हुआ वो चैप्टर जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। वॉक्सवैगन ग्रुप ने लंबोर्गिनी को खरीदकर अपने ऑडी डिवीजन के अंदर डालते ही साल 2001 में अपना पहला मॉडल मर्सियालागो और 2003 में गलार्डो लॉन्च किए। फिर आया साल 2018 और एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। वो कंपनी जिसकी पहचान ही सुपर कार के रूप में थी, अब एसयूवी लॉन्च कर रही थी, उरुस, जिसको आज कौन नहीं जानता, जिसको शुरुआत में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन आज वो ही उरुस लंबोर्गिनी की टोटल सेल्स का अकेले 53% होल्ड करती है। लेकिन इस पूरी कहानी में लोग उस इंसान को भूल गए जिसने इतने बड़े ब्रांड को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अपने खेत ला फिरोटा में बिताई, जहां आज भी वाइन बनती है जो सेंग्यू डी म्यूरा के नाम से बिकती है, यानी म्यूरा का खून। जिस ब्रांड ने कभी उसे ठुकराया उसी की याद में अपनी वाइन बनाई। और 1993 में उनके मरने के बाद से लेके अब तक उनकी बेटी पैट्रिजिया लंबोर्गिनी वाइन का बिजनेस चलाती है। एक बेटा भी है टोनिनो, जिसने अपने नाम से फैशन एम्पायर बना लिया, जहां कारें नहीं स्टाइल बिकता है। लेकिन लंबोर्गिनी की लेगेसी आज भी वही है, आज भी वही फैक्ट्री कार बनाती है जिसने ये सब शुरू किया था। कुछ नहीं बदला, केवल 30% वर्कफोर्स जरूर बढ़ी है, जिसका एनुअल रेवेन्यू आज 3 बिलियन यूरो से ऊपर है और प्रॉफिट मार्जिन 27%, जबकि टोयोटा जैसे ग्लोबल जायंट 8 से 10% कमाते हैं, मतलब उससे 3 गुना, वो भी केवल 10,000 कार बेचकर। आज लंबोर्गिनी सिर्फ एक कार नहीं, एक स्टेटस सिंबल है और एक ऐसी स्टोरी जो 1963 में एक इंसल्ट से शुरू हुई थी। ये लोग गाड़ियां नहीं बेचते, स्कार्सिटी बेचते हैं। अगर आज आपको लंबोर्गिनी की रिवेल्टो चाहिए तो आपको 2 साल का इंतजार करना होगा। सिर्फ पैसा होने से लंबोर्गिनी नहीं मिलती, लंबोर्गिनी की मर्जी से मिलती है, या फिर सेकंड हैंड खरीदो जिसकी वैल्यू नई के बराबर पड़ती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही कमेंट में बताना कि नेक्स्ट पोस्टमार्टम किस ब्रांड पे चाहिए। जय हिंद।